कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स तो देते ही हैं। तो फिर ये केवाईसी मैंडेटरी, ये नया शब्द जो है वो मैंडेटरी ऐसा क्यों लिख के आया है? गवर्नमेंट में एक्सटेंड एम्बिट ऑफ आयुष्मान भारत टू इंक्लूड सीनियर सिटीजन्स, पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। 2023 में सी एमएनएस सर्ज इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये खबर क्या है? इंश्योरेंस मार्केट poised for rapid growth on the back of government policies. How LIC can gain from entering general and health insurance business? Top 5 challenges facing agents in 2023. तो क्या challenges है ये? IRDAI sets out requirements for actuaries in insurance companies. नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में मैं रंजीत सिंह आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस की दुनिया में कौन सी ऐसी खबरें थीं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है क्योंकि इंश्योरेंस में काम करते हैं। उन खबरों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में उनके बारे में जानेंगे और इन खबरों को डिटेल में समझाएंगे मिस्टर मनोज पांडे जी। चलिए मिलते हैं मिस्टर मनोज जी से और पिछले कुछ दिनों में जो इंश्योरेंस की दुनिया में खबरें चर्चा में थी उन पर चर्चा शुरू करते हैं। मनोज जी, मैं आपका इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। थैंक यू रंजीत जी, गुड टू बी बैक ऑन वीकली बेसिस। यस। सो मनोज जी, एक खबर आई थी bfsi.com में 3 जनवरी को एक खबर आई थी और खबर है केवाईसी मैंडेटरी for buying new health auto travel insurance from January 1, 2023. So KYC क्या हम लोग वैसे तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनमें, या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स तो देते ही हैं। सो फिर ये KYC मैंडेटरी, ये नया शब्द जो है वो मैंडेटरी ऐसा क्यों लिख के आया है, उसके बारे में बताइए। क्या खबर है ये, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए। लेकिन चीजें समय के साथ आगे बढ़ती हैं। जैसे 10-15 साल पहले मुझे याद है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लाइफ में इसको पहले लागू किया गया, क्योंकि लाइफ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो काफी लंबा होता है और उसमें प्रीमियम का आदान प्रदान भी काफी बड़े अमाउंट में होता है, खास करके जो बड़ी पॉलिसियां हैं। चीजें बदल रही थी, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की भी केसेज आती थी, जहां की इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, खास करके लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से कुछ गलत काम भी हो रहे थे। ये सब हकीकत है। तो केवाईसी मैंडेटरी किया गया, तो पहले ये लाइफ इंश्योरेंस में लाया गया और वहां ये भी मैंडेटरी किया गया कि अगर प्रीमियम का ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर हो तो फिर आप कैश में भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, फिर वो डीडी या बैंक या चेक के ही थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही होगा। तो पहले वहां था। लाइफ इंश्योरेंस में पहले से है कि आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक फोटोग्राफ देना पड़ता है। जनरल इंश्योरेंस में चूंकि पॉलिसियां छोटी होती हैं, मॉनिटरी वाइज आई एम सेइंग, प्रीमियम छोटा होता है, ये शायद इसको कंपलसरी करने की जरूरत IRDA ने नहीं समझी। लेकिन अब समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है और डिजिटाइजेशन और क्लेम सेटलमेंट वगैरह में अगर आपके पहले से ही सारी चीजें दुरुस्त रहें तो वो आसान करती है। तो मानिए आप जनरल इंश्योरेंस का आपने पॉलिसी ले लिया, जबकि शुरू में आपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो क्लेम के समय तो आपको देना ही पड़ता है ना। और उस वक्त क्या होता है कि फिर थोड़ा डिले होता है क्लेम सेटलमेंट में, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इफेक्ट पड़ता है, इंश्योरेंस की बदनामी होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और खास करके चूंकि अब चीजें बड़ी आसान हो गई हैं, आज के डेट में आधार कार्ड का ई वर्जन आ गया है, पैन कार्ड का ई वर्जन आ गया है, आप चीजों को दे सकते हैं। तो 1 जनवरी से अब इंश्योरेंस सेक्टर में इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट लाइन, एवरीवेयर केवाईसी देना अब कंपलसरी कर दिया गया है। यह एक बहुत ही सही कदम है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इससे बहुत आसानी होगी। पहला आसानी तो ये होगा कि क्लेम के समय फिर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि डिजिटलाइजेशन की इस युग में, जबकि सारी चीजें अगर सेंट्रलाइज्ड है, मानिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों पहले से अवेलेबल हो, उसी कंपनी से अगर आपने मोटर ले रखा और हेल्थ लेने जा रहे हैं तो फिर से उस डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके डाटाबेस में रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने पिछले भी 1-2 एपिसोड में बात किया कि किस तरह से डाटा का इंफॉर्मेशन का जो एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है,
इस तरह की चीजें आएंगी तो जब सेंट्रलाइज डाटा हो जाएगा, तो अगर आपने कंपनी ए में भी अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर दे रखे हैं और केवाईसी और कंपनी बी से आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं और उन दोनों के बीच में अगर संबंध है तो वहां से भी वो आपका डाटा ले सकता है। ये सब चीजें हो रही हैं। म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन उनके प्लेटफॉर्म पे कर भी लिया है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम ले, केवाईसी डॉक्यूमेंट वहां से वो फेच कर सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए, क्लेम सेटलमेंट कहिए, इन सब चीजों पे बिल्कुल आसानी होगी। लेकिन जरूर एक बात है कि इस डिजिटलाइजेशन के युग में थोड़ा सा डाटा प्राइवेसी और इन सब चीजों का केयर रखना बड़ा जरूरी होता है। तो सरकार और सारी कंपनियां इस मुद्दे पे भी जरूर काम कर रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसका मिसयूटिलाइजेशन नहीं चाहिए, अदरवाइज हर चीज उसमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो पांडे जी, यू मीन टू से कि 1 जनवरी 2023 से पहले अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता था या गाड़ी का इंश्योरेंस लेता था या ट्रैवल इंश्योरेंस लेता था तो उसे कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती? नहीं, देना तो रिजनेबल था, लेकिन उस तरह से इंसिस्ट नहीं करते थे वो। वो मानते नहीं होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो देना ही होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो देना होगा, लेकिन वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सब अगर उतना सॉलिड नहीं भी हो तो भी काम चल जाता। अब वो इंसिस्ट करेंगे, उसके बिना प्रोसेस ही नहीं होगा। डिजायरेबल तो ये पहले भी था, अब उसको मैंडेटरी कर दिया। ओके। दूसरी एक खबर आई है द इकोनॉमिक्स टाइम्स में 4 जनवरी को। मनोज जी, ये खबर आई थी और बजट 2023 से रिलेटेड है और इसमें ऐसा हेडिंग लिखा था, गवर्नमेंट में एक्सटेंड एम्बिट ऑफ आयुष्मान भारत टू इंक्लूड सीनियर सिटीजन्स, पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, अभी जो हमारा समय चल रहा है, जनवरी फरवरी का महीना, 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो फाइनेंशियल डोमेन में बहुत सारे खबरें ऐसी आ रही हैं जो लोग अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना एक्सपेक्टेशन व्यक्त करते हैं। और ये बात भी जायज है कि बहुत सारी चीजें जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में अगर डिस्कशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें बाहर भी आ जाती हैं। तो ये जो न्यूज आइटम है उसी से रिलेटेड है और बहुत ही पॉजिटिव मैं मान रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने 2016 में आयुष्मान भारत के नाम से लगभग 50 करोड़ आदमियों के लिए फ्री मेडिकल इंश्योरेंस का लॉन्च किया था, आयुष्मान भारत। करेक्ट। अब ये कहां से आ रहा है? क्योंकि देखिए, यूएनओ वगैरह से जो टॉप बॉडीज हैं वर्ल्ड की, उनका एक अपना पहले क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी गोल है। ये उम्मीद की जाती है कि हर सरकार, पूरे विश्व में हर सरकार अपने जनमानस के लिए कम से कम ये काम करेगी। उसमें 16 या 17 गोल्स हैं। उसमें से प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी एक मुद्दा है, एक आइटम है। यानी हर सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि अपने नागरिकों के लिए एक उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। ये और इसमें भारत भी एक सिग्नेटरी है, भारत सरकार को भी करना है। उसी का नतीजा रहा कि 2016 में भारत सरकार ने 50 करोड़ लोगों के लिए, जो कि आइडेंटिफाइड थे थ्रू ए डिफरेंट सेंसस हुआ था, तो मैं भूल रहा हूँ उसका क्या नाम था, 10 करोड़ फैमिली और ऑन एन एवरेज 5 फैमिली एक मेंबर एक फैमिली में, तो 50 करोड़ के लिए था। ये काम शुरुआत हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है। दूसरा एक फैक्ट है कि जो ऊपर के तबके के लोग हैं वो लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद ले लेते हैं। जो लोग अच्छी नौकरियों में हैं उनको उनका एम्प्लॉयर उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। अब स्थिति ये हो गई, और ये कोई मतलब आम जनता की वाली बात नहीं है। इधर की नीति आयोग ने, भारत सरकार के नीति आयोग ने एक पेपर निकाला था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देयर इज ए क्लास व्हिच कैन बी नोन एज मिसिंग मिडिल। ऊपर वाले अपना इंतजाम कर ले रहे हैं, नीचे वालों को सरकार दे रही है, तो बीच का एक तबका है जिसको कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मुझे एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, जब हम लोग छोटे थे, जो न छोटे हैं न बड़े, बड़े मुश्किल में है पड़े। ये रियल लाइफ में भी होता है कि जब टीनेज के बच्चे होते हैं दोनों जगह से मार खाते हैं, ना वो बच्चे रहते हैं ना वो बड़े रहते हैं। करेक्ट। इस चीज को एड्रेस करने के लिए, और चुनावी माहौल भी है, अगले साल चुनाव भी देश में होने वाला है, तो पॉलिटिकल कंपल्सन भी है, पॉलिटिकल एक एल्यूरमेंट भी हो सकता है। सरकार शायद यह, जैसा की खबर है, शायद यह सोच रही है कि मिसिंग मिडिल में से जो लोग सीनियर सिटीजन है, कम से कम उनको भी आयुष्मान भारत के एम्बिट में, उसके कवरेज में लाया जाए। मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत है वो भारत सरकार का स्कीम है जो फ्री है। इस खबर के अनुसार ये हो सकता है कि मिडिल क्लास के लोगों से, सीनियर सिटीजन से कुछ कंट्रीब्यूटरी प्रीमियम लिया जाए,
पूरा 100% शायद फ्री नहीं भी हो। यह एक फैमिली फ्लोटर प्लान होता है जो कि एक परिवार के लिए 5 लाख का कवरेज 1 साल में प्रदान करता है। टोटली सीमलेस डिजिटल बेस है। आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को यूज करके आप देश के, चाहे आप रहने वाले कहीं के भी हो, देश के किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में आप अपना इलाज ले सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर का मतलब ये होता है कि पूरे परिवार के लिए वो 5 लाख रुपया है। मानिए किसी एक व्यक्ति के इलाज में ही 5 लाख खत्म हो गए तो फिर परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता। किसी का अगर 1 लाख खर्चा हुआ है तो 4 लाख का जो रेजिडुअल अमाउंट है वो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए उस साल में तब भी अवेलेबल रहता है। तो फ्री कवर है, सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, और अगर ये होता है तो ये तो और अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें मनोज जी कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम ऐसा होता है कि मिडिल क्लास की आपने जो बात की है उसमें सीनियर सिटीजन की पॉलिसी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो अफोर्ड कर भी पाते हैं उनका भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाती है। ऐसे भी कई सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। बहुत सारी आपने बात किया, बहुत सारी गलत, मैं तो खुद इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ, बहुत सारी निगेटिव खबरें भी आ रही हैं कि बहुत जगह तो इंश्योरेंस कंपनियां चाहती भी नहीं है कि किसी का रिन्यूअल हो, यानी कुछ ना कुछ। आज भी मैंने एक पोस्ट देखा है ट्विटर हैंडल में जहां बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, जहां की किसी कंपनी ने 70 साल के व्यक्ति का रिन्यूअल मतलब एक तरह से विथहोल्ड कर दिया, जबकि भारत में अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल करने की बात है। कुछ ऐसी टेक्निकल मतलब नहीं था कि वेबसाइट में उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि हम रिन्यूअल कर सकते हैं। ये मैंने देखा है, बड़ा ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, और मैंने आज अपने क्लास के बच्चों को भी बताया कि ये चीजें ठीक नहीं है। तो आप बहुत सही बोल रहे हैं। अगर आदमी अफोर्ड मतलब अगर ले भी सकता है जवानी में, तो बुढ़ापे में प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, और उस समय अगर भारत सरकार कुछ कंट्रीब्यूटरी प्रीमियम ले करके भी इंश्योरेंस दे रही है तो ये बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर आई है। एक खबर आई है एशिया इंश्योरेंस रिव्यू में, 6 तारीख को ये आई थी, 6 जनवरी को मनोज जी, और 2023 में सी एमएनएस सर्ज इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये खबर क्या है, जरा बताइए। देखिए होता क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म हैं जो अपने रिपोर्ट निकालते रहते हैं। उसमें से सबसे प्रतिष्ठित जो रिपोर्ट आता है वो होता है स्विस री, जो री इंश्योरेंस कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1, 2, थोड़ा सा रैंकिंग बदलता रहता है। उनका 2 रिपोर्ट आता है, एक आता है सिग्मा रिपोर्ट और एक आता है उनका स्विस री रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से उनका जो है। तो ये जो रिपोर्ट है उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है और अपना फोरकास्ट दिया है कि 2023 इंडियन मार्केट के लिए कैसा रहने जा रहा है। कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसमें ये जरूर कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस होगा वो जनरल से बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन है। कोविड का प्रकोप खत्म हो गया है, लोगों का मरना अब नॉर्मल वे में आ जाएगा जो पहले होता था, बीच में उसके कारण कुछ प्रीमियम वगैरह बढ़ ही गया होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो काफी पॉजिटिव है, बुलिश है कि बहुत अच्छा होगा। जनरल के बारे में उनके अभी जरूर कुछ कंसर्न है, क्योंकि देश में विदेश में अभी लड़ाइयां चल रही हैं। कोरोना आने से हेल्थ इंश्योरेंस, लोग बीमार तो पड़ेंगे, हॉस्पिटल तो जाएंगे, भले मरे ना, ये एक हकीकत है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी अभी थोड़ा सा कंसर्न है। प्रॉपर्टी ये जो मरीन इंश्योरेंस है, युद्ध चल रहा है उसके कारण कुछ कंसर्न है। तो उनका ये मानना है कि जनरल इंश्योरेंस के पास कुछ चैलेंज जरूर है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस विल बी डूइंग मच बेटर। एंड ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में अगले साल लगभग 14% के, अगले साल नहीं, अगले 10 सालों में 14% कुमुलेटिव एवरेज रिटर्न देगा, यानी ग्रोथ होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। अगला ऑन एवरेज का 10 साल में 14% का ग्रोथ होता है तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है। यह भी हकीकत है कि ठीक है, हमारा कितना ग्रोथ होगा हम नहीं जानते हैं, 6.9 होगा कि 6.7 होगा, बट ये दुनिया के हर मतलब प्लेटफॉर्म से ये बात आ रही है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी फॉर्म भी हो, कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया इज गोइंग टू बी द शाइनिंग स्टार। ये पहले भी बात हुई थी, अभी भी वो चल रही है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों से तो हम काफी अच्छे रहेंगे। और एक थंब रूल माना जाता है, अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं, ये माना जाता है कि देश का जितना ग्रोथ रेट होगा GDP, लगभग उससे दुगुना ग्रोथ रेट होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। ये जो 14% का वो ग्रोथ बता रहे हैं, इट इज नथिंग बट
अपने एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो 7% 8% होगा उसका लगभग ढूंढना है। तो कुल मिला के एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जब इस तरह की फोरकास्ट इंडस्ट्री के बारे में आ रही है, इससे सबका भला होगा, कंपनी का भला होगा, एडवाइजर का भला होगा, जनता का भला होगा और सबका भला। परफेक्ट। इसमें दो चीज मेरे को पूछनी है। एक तो मुझे ये पूछना है कि M&A का फुल फॉर्म क्या है, M&A क्या है, और दूसरा मुझे यही खबर में मनोज जी 2023 में सी M&A आप अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि मेरे पास वो आइटम नहीं, क्या पूरा लाइन क्या है? M&A मर्जर एंड एक्विजिशन है क्या? हाँ, अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन है इसका 2023 में सी M&A सर्च। वो तो कहीं भी होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको पर्सनल टॉक में, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर आप पैकिंग ऑर्डर देखें ना, कि टॉप में LIC है, सेकंड में SBI लाइफ है, नीचे आ जाए तो आप पाएंगे कि नीचे की जो 8 कंपनियां हैं उनका कंबाइंड मार्केट शेयर 1% नहीं है। कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि अभी पिछले 10 महीनों में उन्होंने मुश्किल से 50-60 करोड़ बिजनेस किया हो। तो एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए इस तरह का जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट सस्टेनेबल। और जब सस्टेनेबल नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो जो उनके ग्राहक हैं उनके लिए वो महंगा पड़ेगा। इस स्थिति में मेरा तो यहां तक मानना है कि अगर किसी कंपनी का मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो तो रेगुलेटर को तो जबरदस्ती उनको मर्ज करा देना चाहिए। ये अगर आप नहीं वायबल हैं तो RBI ने हाल में 1-2 बैंक का मर्जर कराया, क्योंकि आप कह रहे हो कि हम अच्छे हैं लेकिन परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है, कल वो आप बैंक बंद करके भाग जाओगे। तो मर्जर एक्विजिशन होगा। कंपोजिट लाइसेंस आने वाली जो चर्चा है अगर आ गई तो वैसे भी बहुत सारी चीजें आपस में मर्ज कर जाएंगी, जैसा कि र्यूमर है ये कि शायद LIC बाकी 3 PSU जनरल इंश्योरेंस को ले ले। र्यूमर है, इसका कोई सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, र्यूमर भी तो कुछ होता है तभी आता है। करेक्ट। परफेक्ट। दूसरा मुझे ये पूछना था कि 14% ग्रोथ जो है वो कंपनी के इक्विटी में होगी या फिर जो उनके इन्वेस्टर हैं? नहीं, दे आर नॉट प्रोजेक्टिंग एट कंपनी लेवल, दे आर प्रोजेक्टिंग एट इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री 14% से ग्रो करेगी, लाइफ और जनरल दोनों को मिला करके 14% इंडस्ट्री। लाइफ का 16% हो, जनरल का 10% हो, ओवरऑल 14% हो। करेक्ट। मिशन इज फॉर द इंडस्ट्री एज ए होल, लाइफ, जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस को मिलाकर। गॉट इट। एक खबर आई थी मनोज जी, एशिया इंश्योरेंस रिव्यू में यही आई है, 9 जनवरी को आई थी, और खबर है इंश्योरेंस मार्केट पॉइज्ड फॉर रैपिड ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके बारे में कुछ समझाइए। फिर वो जनरल न्यूज आइटम है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कई बार पिछले एपिसोड में बात किया है कि जिस तरह के एक तरह से सेकेंड राउंड ऑफ रिफॉर्म वाली बात हो रही है। 2000 में पहला रिफॉर्म हुआ था, ग्रेजुअल था। 2022 में 21-22 में जो चेंजेज आ रहे हैं काफी ड्रास्टिक आ रहे हैं, जैसे कंपोजिट इंश्योरेंस वाली बात हो गई, लाइसेंसिंग की बात हो गई, डिजिटलाइजेशन पे बात हो गई, जो IRDA ने डिक्टेट किया है कि हर इंश्योरेंस कंपनी एक स्टेट को अडॉप्ट करे, उस स्टेट के लोकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए लोकल पॉलिसियां लाए। छोटी छोटी कंपनी आएंगी जो केवल मोटर बेचेंगी, केवल हेल्थ बेचेंगी। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही पॉजिटिव स्टेप्स हैं, जमाने को देखते हुए, माहौल को देखते हुए। और ये जो न्यूज आइटम है उसी का एक सम टोटल है कि अगर ये सारी चीजें ठीक ढंग से हो पाती हैं तो डेफिनेटली 2023-24 का जो समय होगा वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया के स्पेसिफिक रेफरेंस से काफी बुलिश होने जा रहा है, क्योंकि चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं अभिकर्ता से, ऑफिसर से, तो सब लोगों में एक पॉजिटिव वाइब है। किसी ने यहां तक कह दिया कि ये जो देवाशीष पांडा जी हैं ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए TN सेशन है, जो इलेक्शन कमिश्नर 91-92 में थे। आई मीन लोगों का इस तरह से एक व्यू है कि जिस तरह से ड्रास्टिक चेंजेज हो रहे हैं और इन्फोर्स हो रहा है, वो हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि नीतियां बन जाती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन में सालों लग जाते हैं। यहाँ डिस्कशन हो रहा है, फटाफट मतलब वेबसाइट पे लोगों के व्यूज के लिए डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए जाते हैं और 15 दिन बाद कमेटी बन जाती है और महीना भर बाद उसको लागू भी कर दिया जा रहा है। इतना फास्ट एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी बात है, वरना आइडिया की कमी थोड़े है देश में, आइडिया तो बहुत है। करेक्ट।
इम्प्लीमेंट नहीं एग्जीक्यूशन हो की कमी पाता है। है। इस बार ये करेक्ट होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक खबर आई थी मनोज जी BFSI.com में जनवरी 3 तारीख को, हाउ LIC कैन गेन फ्रॉम एंटरिंग जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। इसमें थोड़ा सा डिटेल में खबर तो जाइए। वही है जो फ्लोटिंग है कि कंपोजिट इंश्योरेंस मिलेगा और LIC की PSUs की जो जनरल इंश्योरेंस है उसका मर्जर की संभावना है। अब इसमें जो न्यूज आइटम है इसमें किसी एक्सपर्ट आदमी ने अपना ओपिनियन दिया है और उनका ओपिनियन बिल्कुल इस बात पे है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, LIC अपने आप में लगभग उसके पास 36-37% मार्केट शेयर है रिटेल बिजनेस में। वैसे तो LIC कहती है कि हमारे पास 65 है, उस 65 में से रिटेल में केवल 35-36 है, ग्रुप और रिटायरमेंट में 90% है, दोनों मिलाकर के 65। उसी तरह से जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का लगभग 35-36% शेयर है। ये दो जायंट अगर आपस में मिल जाए तो दे विल स्टार्ट विद 35-36%। अब कंपोजिट लाइसेंस बनने के बाद बेनिफिट ये होगा, अगर एक कंपनी बन गई, कि आपके पास दोनों कस्टमर का डाटाबेस आ गया और फिर आप जिसको बोलते हैं ना क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, जिस आदमी को आपने लाइफ इंश्योरेंस, LIC का एजेंट जिस व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस बेचा है उसको हेल्थ भी बेच सकता है, उसको मोटर भी बेच सकता है, और न्यू इंडिया के जिस एजेंट ने केवल मोटर बेचा है वो LIC के व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बेच सकता है, क्रॉस सेलिंग जिसको बोलते हैं। तो ये उनका एक बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है कि ये जो अगर मर्जर होता है तो ये इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छा होगा। उनका ये भी मानना है उस न्यूज आइटम में कि ये प्राय जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इनकी माली हालत ठीक नहीं है, इनके पास कैपिटल की कमी है, ये सॉल्वेंसी मार्जिन भी मतलब उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको टच नहीं कर पा रही हैं। हकीकत ये है रंजीत जी कि अगर ये सरकारी कंपनियां नहीं होती तो इनको बंद कर दिया जाता, लेकिन चूंकि सरकारी कंपनी है इसलिए इसको चलाया जा रहा है। तो अगर ये मर्जर होता है तो कहीं ना कहीं सिनर्जी आती है और एक दूसरे का हेल्प मिलता है। तो यह एक 2-3 व्यक्ति विशेष का ओपिनियन है जो ये सही मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है। एक खबर आई है insuranceThoughtLeadership.com में 3 जनवरी को ये खबर आई थी, टॉप 5 चैलेंजेस फेसिंग एजेंट्स इन 2023। तो क्या चैलेंजेस हैं ये, इसके बारे में बताइए। अब ये जो न्यूज आइटम है बेसिकली एक बहुत बड़ा ये ग्रुप है जिसमें बहुत सीनियर लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं। तो ये ओपिनियन मिस्टर स्वान के तहत आई है। एक बहुत ही फेमस इंश्योरेंस सेल्स प्रोफेशनल है जो अपनी कंपनी चलाते हैं और अमेरिका के पूरे 50 स्टेट में उनके ब्रांचेज हैं और उनके अंडर में 1700 इंश्योरेंस एडवाइजर काम करते हैं। ये उनकी हैसियत है तो थॉट लीडर है, इसीलिए इंश्योरेंस थॉट लीडर उस मतलब ब्लॉग का भी नाम है। इनका अपना मानना है, हालांकि इनका जो रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्टर्न मतलब अमेरिकन मार्केट के ख्याल से है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मार्केट चाहे कोई भी हो बेसिक चीजें कॉमन ही रहती। तो वैसे उन्होंने तो 5 लिखा है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे उसमें से 3 चीजें मूलतः लगी हैं कि जो हर अभिकर्ता, हर एडवाइजर को समझना चाहिए। एक बात तो आप मूल रूप से समझिए कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड का मार्केट में बदलाव आया है। लोगों में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ी है। वो चाहे अमेरिका हो या इंडिया में हो, पहले लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने से भागते थे, आज कम से कम सुनने के लिए तैयार है। लोगों ने काफी नजदीक से लोगों को मरते देखा है, बीमार होते देखा है, गरीब होते देखा है। इसलिए एक माहौल बना है जिस माहौल को हमें इनकैश करना चाहिए। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि आप जब भी किसी कस्टमर के पास जाएं, सेविंग वगैरह प्लान तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्क प्लान से शुरुआत करते हैं चीजों को तो उसके दिल में जगह बनाने में आसानी होगी। तो अपना जरा सा जो सोचने का ढंग है ये बहुत जरूरी है। इंडियन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को चूंकि सेविंग प्लान बेचने की ही आदत पड़ी हुई है जब से हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, वो तो बेचिए, लेकिन सबसे पहले रिस्क की बात कीजिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान दीजिए, हेल्थ प्लान दीजिए, उसके बाद रिटायरमेंट प्लान दीजिए और सेविंग प्लान दीजिए। तो ये उनका कहना है। दूसरा उनका कहना है, चूंकि वो अमेरिकन रेफरेंस से है कि वहां रिसेशन आने की पूरी संभावना है। तो एक फिर वही बात है कि मतलब बंदे की जो हैसियत है, उसका जो नौकरी का प्रोफाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी बेचा जाए।
ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे देश में रिसेशन वाली बात कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और तीसरा उन्होंने जो कॉशन किया है कि अब हर आदमी टेक्नोलॉजी के तरफ अग्रसर हो रहा है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें थोड़े जानना है कि व्हाट्सएप कैसे चलता है, हमें तो ये जानना है कि व्हाट्सएप से क्या क्या फायदे हैं। तो एजेंट लोगों को भी, एडवाइजर लोगों को भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना पड़ेगा। अगर आप अपने ग्राहक के साथ में कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते हैं तो ग्राहक आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे। अगर आपका कस्टमर टेक सेवी है, वो चाहता है कि आप उसको एक रिकॉर्डेड करके मैसेज भेज दे, रात में वो सुनेगा, वो नहीं चाहता है आपसे मिलना फिजिकल फॉर्म में, और आपको जूम कॉल लेना ही नहीं आता है, तो ये जो गैप क्रिएट होगा दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द एडवाइजर। सो एवरीवन, इररिस्पेक्टिव एडवाइजर हो, ऑफिसर जो हो, समय के साथ चलिए, और समय यही है कि टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखिए। तो यही मैसेज उस आर्टिकल है बेसिकली ये, और ये मैसेज बहुत ही क्लियर, लाउड एंड क्लियर। परफेक्ट। यानी कि इसका सार ये है कि एजेंट को जो है चैलेंज तब फेस करना पड़ेगा जब वो समय के साथ नहीं चलेगा, जो बदलते मौसम के साथ उसे बदलना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए चैलेंज हो जाएगा किसी के लिए। ठीक है, हम लोग चूंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और हमारा जो श्रोतागण है उसमें बहुत सारे लोग सेल्स प्रोफेशनल हैं, हम लिए उसको टारगेट कर रहे हैं। फैक्ट है कि चाहे कोई भी हो, हम एक प्रोफेसर हैं, अगर आज हम प्रोफेसर होकर के टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, हमारे लड़के व्हाट्सएप मैसेज पे ही काम करते हैं। पहले हम लोग फेसबुक ग्रुप बनाते थे, अब वो खत्म हो गया, अब व्हाट्सएप में ही सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं। हमें असाइनमेंट अपलोड करने के लिए लीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिला हुआ, मूडल्स करके एक प्लेटफॉर्म है, अटेंडेंस हम ऑनलाइन लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, आपके मीडिया में कितने नए नए चेंजेज आते हैं, नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में, ये एक हकीकत है। एक खबर आई है एशिया इंश्योरेंस रिव्यू में, 13 जनवरी को खबर आई थी मनोज जी। खबर यह है IRDAI सेट्स आउट रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्चुअरीज इन इंश्योरेंस कंपनीज, इसके बारे में बताइए। यह एक क्या कहा जाए, बदलते हुए समय का भी एक तकाजा है। मतलब जब हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए थे तो रिक्वायरमेंट सिर्फ ये था कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास एक क्वालिफाइड एक्चुअरी होना चाहिए। एक्चुरियल स्टडी बहुत ही टफ लाइन होती है, बहुत रिवार्डिंग भी होती है। ये लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के व्यू को, बेसिकली इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस एंड ये मिला करके लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोजेक्शन करने वाले ये लोग व्यक्ति होते हैं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 20 साल 25 साल होल लाइफ का होता है, तो समय के अनुसार कितना, आप समझिए, एक बार जब आप प्रीमियम तय कर देते हैं, वही प्रीमियम अगले 30 साल तक लेना है और उसी के अनुसार आपको क्लेम भी देना है। तो एक बहुत साइंटिफिक और बहुत ही टफ प्रोफेशन होता है ये। अब देखिए, पहले क्या था कि दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट में एक स्टेबिलिटी था। हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज लाइफ में तो कहा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी 3.5% के आसपास ग्रोथ होता था और सालों साल होता था। इंटरेस्ट रेट जो सबसे खतरनाक आइटम होता है लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें स्टेबिलिटी रहती थी। पिछले जब से दुनिया की इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरकनेक्टेड हो गया है, जो वोलाटिलिटी होती है प्लस माइनस, अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरता है तो अगले दिन हमारे यहाँ भी गिरता है, ये जो हो गया है इससे अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इसलिए किसी भी चीज को फोरकास्ट करना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है, पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो जब आपके पास चैलेंज बढ़ गया है तो आपके पास वॉरियर, लड़ने के लिए सैनिक भी चाहिए होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट है कि अब एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक तो अपॉइंटेड एक्चुअरी होगा, वो तो पहले भी था, आपके पास 2 और क्वालिफाइड एक्चुअरी होने चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और जनरल इंश्योरेंस में पहले एक्चुअरी होता ही नहीं था, आज से लगभग 7-8 साल पहले तक। तो उन्होंने कंपलसरी किया कि जनरल में भी एक्चुअरी रहेगा, और यहाँ उनकी संख्या 1 के बदले में अब 2 रिक्वायरमेंट की जा रही है कि आप 2 लाइए। नई कंपनियों के, चूंकि एक्चुअली लोग बहुत महंगे होते हैं तो नई कंपनियों के लिए, छोटे कंपनियों के लिए 2-2.5 साल तक का कुछ छूट है कि ठीक है, शुरू के 2 साल में आप मत रखिए, लेकिन बाद में तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बदलते माहौल, अनसर्टेन पीरियड, जिसको बोलते हैं ना वोलाटाइल, अनसर्टेन, भूखा वर्ड, उसी का ये नतीजा है कि आप अपने पास कैपेबिलिटी रखिए ताकि चीजों को आप सही ढंग पे, सही समय पे एसेस कर सकें
और रेमेडियल एक्शन जो लेना है ले सके। बहुत बढ़िया। सो मनोज जी, ओवरऑल अगर आज के हमारे डिस्कशन का, खबरों का जो सार अगर मैं निकालूं, तो मेरे समझ में ये आता है कि आज के पूरे डिस्कशन में हमें ये पता चला कि अब जो 2023 के बाद जो नया साल आया है, यहाँ से क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं और क्या चीज़ों पर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को काम करने की ज़रूरत है, क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है आज की इस डिस्कशन से समझ में आई हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार जो छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक्चुअरी के बारे में आपने बताया, जनरली एक आम इंश्योरेंस एडवाइज़र की सोच जो है यहाँ तक जाती नहीं है कि ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं जानकारी लूँ। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में मनोज पांडे जी, आपका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। थैंक यू। मैं जस्ट आपको बताऊं कि अभी हमारे यहाँ एक 26 वेरी सीनियर, बहुत ही सीनियर इंश्योरेंस प्रोफेशनल लोग आए थे, उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग। तो एक होता है ना, हम लोग रखते हैं भाई, ग्रुप डिस्कशन का भी रखते हैं, तो मैंने यही लिखा था, चेंजिंग इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एट क्रॉस रोड। तो मैं उनके लिए केस स्टडी बना रहा था एंड मुझे भी आश्चर्य लगा इस बात को देखते हुए कि जब मैं लिस्टिंग कर रहा था, आई कुड पॉइंट आउट 15 डिफरेंट चेंजेस which has been brought in the last 2 years. 2 साल के अंदर में ऐसी 15 घटनाएं, 15 रूल नियम बदले हैं जिसका कि डायरेक्ट इंपैक्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे है। उसमें से कम 10 का डायरेक्ट इंपैक्ट इंश्योरेंस एडवाइजर पे। तो लिस्ट बनाने के बाद मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई इतनी चीजें हो रही हैं। तो हम समझते नहीं है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और ये जरूरी है कि हम समय के साथ बदलें। तो आपने बिल्कुल सही कंक्लूड किया रंजीत जी, आपने बहुत बढ़िया। और बदलती चीज़ों को मनोज जी लगातार हमारे सामने रखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर हैविंग यू। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।